हेलो नमस्कार एमर सेविंग क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हिंदी की क्लास में आज लेकर आ रहे हैं हम उपसर्ग टॉपिक, यानी उपसर्ग का जो शाब्दिक अर्थ है। शब्द रचना की बात करें, शब्द संरचना वो कैसे होती है? उप प्लस सर्ग से। उप ये क्या है? ये जो उप है ये इसका क्या है? उपसर्ग है। और जो सर्ग है ये क्या है? मूल शब्द। मूल शब्द। अब इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें, उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वो होता है उप का मतलब होता है समीप या निकट। समीप या कह सकते हैं निकट, उप का मतलब होता है। और जो सर्ग है उसका मतलब होता है रचना करना या सृष्टि करना। रचना करना या सृष्टि करना। तो इसकी जो परिभाषा है वो क्या बन जाएगी? इसकी परिभाषा की बात करें, परिभाषा परिभाषा हो जाएगी, जो शब्दांश किसी शब्द के समीप जाकर या निकट जाकर नए शब्द की जो रचना करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के समीप जाकर नए शब्द की क्या करते हैं? नए शब्द की रचना करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उपसर्ग कहते हैं। कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एक तरफ ले लेते हैं हम शब्दांश। शब्दांश यानी उप प्लस एक तरफ ले लेते हैं मूल शब्द। जो नया शब्द क्या बनेगा? जैसे कि आ हो गया इसमें शब्दांश, और जन्म हो गया शब्द यानी मूल शब्द। तो इसका जो नया शब्द बनकर क्या बनेगा? आजन्म। उसी प्रकार अगला लेते हैं प्रति, और अगला लेते हैं शब्द के रूप में वर्ष। तो इसका जो नया शब्द बनेगा वो बनेगा मिलकर के प्रतिवर्ष। अगली डेफिनेशन की बात करें, उपसर्ग क्या है? जो उपसर्ग, ये हो गया पहली। दूसरी उपसर्ग और कैसे कहते हैं? उपसर्ग उपसर्ग हमेशा किसी शब्द के क्या के आरंभ में क्या प्रयोग किए जाते हैं? ये आरंभ या कह सकते हैं प्रारंभ, या कह सकते हैं अर्थात शुरुआत में। यानी शब्द के किस में? शुरुआत में। किनका प्रयोग किया जाता है? उपसर्ग का। शुरुआत में ही लगाए जाते हैं। जैसे प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, तो इसका हो जाएगा प्रतिदिन। ये जो शब्द है ये क्या है? हमारे शब्द के क्या लगा हुआ है? आरंभ में लगा हुआ है। तो इसमें जो उपसर्ग होगा वो क्या होगा? प्रति। दूसरी
तीसरी की पहचान करनी किस प्रकार से करेंगे? प्रत्येक उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं, जो अलग अलग शब्द के साथ भिन्न अर्थ में क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं, यानी इनका प्रयोग होता है। जैसे कि दुर्दशा, इसका जो इसमें जो उपसर्ग है वो क्या है? इसमें क्या है? दुर प्लस दशा, और दूसरा है दुष्कर। इसका क्या बनेगा? दुष प्लस कर। इसमें जो प्रत्यय, इसमें जो इसका अर्थ है वो है बुरा का, और इसमें जो है वो किसके लिए है? कठिन के लिए। यानी जो उपसर्ग है उसके क्या है? अनेक अर्थ होते हैं। यहाँ पर इसका अर्थ अलग है और यहाँ पर क्या है? इसका अर्थ अलग है, और इसका अलग अलग शब्दों में प्रयोग होता है। अगला है उपसर्ग का जो दूसरा नाम है, अन्य नाम किस नाम से जानते हैं? आदि प्रत्यय भी होता है। उपसर्ग का दूसरा या अन्य नाम क्या होता है? आदि प्रत्यय भी होता है। एक कंडीशन और होती है इसकी, उपसर्ग की, कि जो एक शब्द है उसमें क्या है? एक से अधिक उपसर्ग भी हो सकते हैं। किसी शब्द में एक से अधिक क्या हो सकते हैं? उपसर्ग भी हो सकते हैं, जैसे कि है अंतरराष्ट्रीय। ये किस से मिलकर बना हुआ है? अंत है प्लस राष्ट्र प्लस ई है। अगला बात करें, इसमें क्या है? ये तो क्या हो जाएगा? ये प्रत्यय हो जाएगा, ये मूल शब्द हो जाएगा, और ये हो जाएगा उपसर्ग। अगला उदाहरण लेते हैं, निराभिमान। इसमें क्या है? ने अभि प्लस मान। तो इसमें जो प्रत्यय हैं उपसर्ग के हैं दो, एक ये उपसर्ग हो गया और ये क्या हो गया? उपसर्ग। तो इसमें जो उपसर्ग की संख्या है वो क्या है? दो। ये क्या हो गया? मूल शब्द, या कह सकते हैं ये हो गया प्रत्यय। अब बात करें इनके जो उपसर्गों की संख्या के बारे में। जो संस्कृत
संस्कृत में जो उपसर्गों की संख्या है वो कितनी है? वो है 22। संस्कृत में उपसर्ग की संख्या कितनी है? 22। और हिंदी में है, हिंदी में जो उपसर्ग है, हिंदी में उपसर्ग की संख्या कितनी है? 10। अगर क्या करें, अगर क्या हो हिंदी में, अगर का और किसको, सा को उपसर्ग मान लेते हैं तो जो हिंदी में जो इनकी संख्या है वो कितनी हो जाती है? 12 हो जाती है। जैसे इसका उपयोग कहाँ होता है? कपूत में, इसका होता है सपूत में। तो इनको अगर मान लेते हैं तो उपसर्ग जो हिंदी में संख्या हो जाती है वो हो जाती है 12। अंग्रेजी में जो उपसर्ग संख्या है वो कितनी है? अंग्रेजी में उपसर्ग की संख्या संख्या कितनी है? 8। और उर्दू, उर्दू, अरबी और फारसी, फारसी में बात करें तो जो उपसर्ग की संख्या है वो है 19। अब सबसे पहले बात करेंगे हम अब बात करेंगे पहले संस्कृत के उपसर्गों के बारे में। संस्कृत के उपसर्ग कितनी है? 22। तो उनके बारे में, यानी जो इन शब्द ही का इनका इन शब्दों का जो उपयोग है वो किस में होता है? ये शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं? तत्सम भी होते हैं। इन शब्दों को क्या कहते हैं? तत्सम, तत्सम शब्द भी कहते हैं। पहला है यानी आ, ये किसका, इसके जो उपसर्ग किस में? आजीवन, आजीवन है, आजन्म है, आमरण है, आवरण है, ये हो जाएंगे आ के। दूसरा है अभी, अभी की बात करें तो इसमें होता है अविद्य, अभ्यास, अभिगत, अभिमान, ये किस में होते हैं? अभि में, अभिमान। तीसरे उपसर्ग की बात करें, तीसरा है अति, अति का उपयोग कहाँ होता है? अत्याचार में, अत्यधिक में, अत्याचार में, अत्यंत में, अत्यधिक में, अत्यधिक में या अतिसार में। चौथा होता है अधि, इसका उपयोग कहाँ पर होता है? अध्यक्ष में है, अध्यादेश में है, अध्ययन में है, अध्याय में है, अधिकार में है या अधिमान में, किस अधि का। अगला पांचवा है आन, आन, इसमें क्या है? रे नीचे जो आन है एक होता है अन, इसमें रैफ होता है संस्कृत वाले में, जो हिंदी वाले में इसमें रैफ नहीं होता, वो हिंदी में प्रयोग होता है उपसर्ग में। तो इसका क्या होगा? अनुचित, अनुचित में, अनेक में, अनधिकार में, अनावश्यक में। छठे की बात करें आप, यानी अवमानना है, अवसान है, अवतार है। अगला उपसर्ग है हमारा संस्कृत में अपमान, यानी अपमान, अपमान होगा, अपकर्ष होगा, अपमानित हो गया। अगला लेते हैं संस्कृत का प्रकार, प्रवेश, प्रकाश, प्रक्रम, प्रहार, ये होते हैं हमारे के
उपसर्ग। नमा है प्रति, इसका होता है प्रतिदिन। प्रतिदिन में है, प्रतिवर्ष में है, प्रत्येक में है, प्रत्युष में है, प्रत्यक्ष में है, प्रत्याहार में है। 10वां है परि, इसका उपयोग होता है परिवर्तन। परिवर्तन में है, परिहार में है, परिपूर्ण में, परिकार में, पर्याप्त में और पर्यावरण में किसका प्रयोग होता है? परि का। 11वीं की बात करें परा, इसका उपयोग होता है पराक्रम। पराक्रम में, पराभव में, पराजित में, पराजय में। अगला है उप, इसका होता है उपमान में। उपमान में है, उपवन में या उपसमीप में किसका प्रयोग होता है? उप का। अगला है सम, इसके नीचे क्या है? रैफ लगा हुआ है, तो इसका प्रयोग होता है संस्कृत में। संस्कृत में, संस्कार में। अगला है सु, इसका प्रयोग कहां पर होता है? सुपुत्र में, सुपात्र में, सुपुत्र। सुपात्र में, सुयोग में, स्वागत में, स्वच्छ में किसका प्रयोग होता है? सु का। अगला है कु, इसका होगा कुपुत्र में। कुमार्ग है, कुसंगति है, कुसंग है, कुपात्र है। अगला है वे, इसका उपयोग होगा विज्ञान में। विज्ञान में विन्यास है, विशुद्ध है, विकीर्ण है। अब आते हैं कुछ नि शब्द से, यानी नि विसर्ग वाले, यानी इसका जो क्या है नि, इसका हो जाएगा निशब्द, निशब्द या निशुल्क, निशुल्क। एक होता है निर, इसका किस में आएगा? निर्धन। निर्धन में, निर्दय में, निर्दय में, निराशा में, निरादर में। एक होता है निस, इसका होगा निसंदेह। निसंदेह, निसंदेह में, निस्तेज में। अब अगला है निस, इसका होता है निष्फल में। निष्फल में, निष्काम है, निकलंक है, निष्कलंक। अगला है निस, इसका उपयोग होता है निश्चित में। निश्चित या निश्चय है, निश्चल है, निशांक है, निशुंक है। लेकिन नोट करके लिखेंगे, जो खाली नि है इसका उपयोग किस में होता है? हिंदी के उपसर्ग में। ये हिंदी का क्या है? उपसर्ग है, उपसर्ग है। इसका इसका उपयोग कहां पर होता है? निडर में, निडर या निकम्मा, यहां पर होता है हिंदी के उपसर्ग के रूप में। इसी प्रकार से एक और होता है दो, इसका उपयोग कहां पर होता है? दुश्चिंता में। दुश्चिंता। एक होता है दुर, इसका उपयोग होता है दुर्दशा है, दुर्दिन है, दुर्गम है। दुर्दशा, दुर्दिन,
या दुर्गम में। एक होता है दुस, इसका उपयोग कहाँ पर होता है? दुस्साहस है, दुस्साहस है, दुस्तेज है, दुस्तेज। अगला बात करें दुस, इसका उपयोग होता है दुष्चरित्र में है, दुस्वार में, दुष्चरित्र, और कहाँ पर होता है? दुस्वार में। एक होता है दुस, इसका उपयोग होता है दुष्कर में, दुष्कर या दुष्परिणाम में। लेकिन, लेकिन नोट करके लिखेंगे, जो खाली दो है इसका उपयोग किस में होता है? हिंदी के उपसर्ग में। ये किसका उपसर्ग है? ये खाली हिंदी का उपसर्ग है, उपसर्ग है। इसका उपयोग कहाँ पर होता है? दुकाल में और दोपहर में। तो ये थे हमारे उपसर्ग के बारे में। अगली वीडियो में बात करेंगे हम हिंदी के उपसर्ग के बारे में, अंग्रेजी के उपसर्ग के बारे में, उर्दू के उपसर्ग के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए एमआर 7 क्लासेस।